जय श्री महाकाल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय मास्टर्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम एनसीईआरटी की क्लास 10th की विज्ञान विषय का अध्ययन करवाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें विज्ञान विषय का जो पहला लेसन रहने वाला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम एनसीईआरटी के जो भी विविध टॉपिक हैं उसका अध्ययन करवाएंगे और अगले वीडियो में इस 10वीं के जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं और जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और एनसीईआरटी के अलावा जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सब का अध्ययन, एमसीक्यू, रिक्त स्थान और लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन आप करवाएंगे। और जो बोर्ड की परीक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में हल करने वाले हैं। तो इसमें पहले हम किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उस टॉपिक को समझना जरूरी है। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर में होती क्या हैं। तो हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जिससे कि H2 प्लस O2 यानी H2 और O2 आखिर मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनता है। यहाँ पे O नहीं लिखा है, यानी कि H2O बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना है O, H2O बनता है, यानी जल बनता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अणु हैं, दो अभिकारक हैं H2 और O2, और दोनों मिलकर क्या बने हैं, दोनों मिलकर बने हैं H2O। तो यही समझने वाले हैं और ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो आइए उससे पहले हमें देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से समझने के पहले बहुत सारे जो हमारे दिमाग में सवाल होते हैं, जैसे कि खमीर कैसे बनता है, भोजन आखिर पकता है तो कैसे पकता है, और कुकर में जल्दी कैसे पक जाता है। तो ग्लूकोज का किण्वन अर्थात जो भी सड़ी गली चीजें हैं वो कैसे सड़ जाती हैं और सड़ने के बाद अल्कोहल बन जाता है। यानी अंगूर से अल्कोहल बन जाता है तो कैसे बन जाता है। ईंधन जलता है तो वाहन उससे जलता है। और बिजली कैसे बन जाती है। लोहे तो लोहे पर जंग लग जाती है लेकिन सोने पर नहीं लगती है। भोजन पकाया जाता है, हम शरीर का पाचन करते हैं, हमारे पेट में कुछ भी खाते हैं वो पच जाता है, तो कैसे पच जाता है, कौन से रसायन है उससे पच जाता है। तो कुछ तो रिएक्शन होती होगी। हम सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं, दूध से दही कैसे बन जाता है, अंगूर से किण्वन बन जाता है, अंगूर सड़ता है और फिर अल्कोहल बनता है। तो सारी प्रोसेस होती है। तो ये सारी किस वजह से होती है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से होती है। इसलिए हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना है। और फिर नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। तो समीकरण क्या चीज है वो भी समझेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में क्रिया करके नया पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं, यानी दो चीजें मिलकर एक नई चीज बनाते हैं। तो दो पदार्थ जिसको हम अभिकारक कहते हैं, यानी कि समीकरण जो है रासायनिक सूत्र उसकी भाषा में उसको हम अभिकारक कहते हैं। तो दो पदार्थ, अणु या कुछ भी है वो आपस में मिलकर, पदार्थ अणु आपस में मिलकर, या यौगिक भी कहते हैं। ये सब समझाएंगे आगे कि अणु, यौगिक, पदार्थ, इन सब शब्दों में क्या फर्क है। लेकिन अभी हम इनको केवल पदार्थ कहेंगे। यानी पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं या नया अभिकारक बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम उत्पाद या पदार्थ कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि जल, जल का अणु जल और H2 प्लस O2 मिलकर जल बना है, यानी H2 एक पदार्थ है, दूसरा पदार्थ O2 ऑक्सीजन, तीसरा बना है 2H2O यानी कि जल। यानी H2 और O2 मिलकर H2 बना है, यानी दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया देखो, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, यानी दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो फिर इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम जिस सूत्र में लिख रहे हैं, जिस फार्मूले में लिख रहे हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये है समीकरण, लेकिन ये रिएक्शन जो हो रही है उसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है,
वो यह है कि इससे नया पदार्थ बन जाता है। यानी H2 एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है, लेकिन एक तीसरा पदार्थ जल जहां पर पानी बन रहा है, गुणों में परिवर्तन हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया से। यानी कि H2 के कुछ गुण हैं, अपने गुण धर्म हैं, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के अपने गुण हैं, लेकिन पानी के अपने गुण हैं, यानी नए गुण बन जा रहे हैं। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गुण खत्म हो जाएंगे ऑक्सीजन में जाकर, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ में गुणों में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा का अवशोषण होता है और उत्सर्जन होता है, जो तीसरी लाइन है। यानी कि कुछ अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा निकलती है और कुछ अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। तो इन अभिक्रियाओं को उष्माशोषी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें ऊर्जा निकलती है उसको कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ये जो भी अभिक्रिया होती है उसको हम एक सूत्र में लिखते हैं, उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन हो गया, ये टूट गया, और कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में टूट गया। ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण में हमने इसको लिख दिया है। तो रासायनिक समीकरण में चीजें टूटती भी हैं और बनते भी हैं। एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ भी बन सकते हैं और दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ भी बन सकता है। ये जो अभिक्रिया होती है वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। लेकिन ये रासायनिक जो समीकरण हम बनाते हैं इसका क्या महत्व है, इससे हम अभिकारक और उत्पादों की पहचान हो जाती है। हमें समझ में आ जाता है कि कौन से अभिकारक हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीजों की पहचान हो जाती है। दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी यहाँ पे मास खत्म नहीं होता, द्रव्यमान खत्म नहीं होता, यानी जितना इधर मास है उतना ही इधर मास है। दूसरी बात ये समझ में आ जाती है। एक और अभिक्रिया देखते हैं, जैसे Fe प्लस H2O, आयरन प्लस जल मिलकर फेरस ऑक्साइड बनता है Fe3O4 प्लस H2। तो ये संतुलित है। अब आगे देखेंगे कि ये रासायनिक समीकरण तो समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई, और रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के सूत्र के रूप में, ये फार्मूले के रूप में जब हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया, दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के माध्यम से लिखते हैं, उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, और ये उसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण है जो हमने लिखी है उसको संतुलित कैसे कहते हैं। तो जितनी भी ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये क्या है कि परमाणुओं अणु से मिलकर बने रहती हैं। तो अभिकारक दोनों तरफ है, उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। वो कैसे, जैसे ये अभिक्रिया है, इसमें इधर Fe मतलब आयरन होता है, इधर 3 और इधर है Fe, इधर 3 अगर आयरन है तो इधर भी 3 आयरन होने चाहिए, इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। यानी कि ये जो बराबर का चिन्ह है एरो का, इसके दोनों तरफ बराबर आयरन और ये होने चाहिए। तो उसको हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या को समान करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उनको प्रतीकों में लिख लेंगे। नीचे देखो, आयरन Fe प्लस H2O Fe3O4 H2। इस समीकरण में देखते हैं कि इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर 1 आयरन है और इधर 3 आयरन है, इसलिए हम इस आयरन के आगे 3 लिख देंगे। आयरन के आगे हमने क्या लिख दिया है, आयरन के आगे 3 लिख दिया, आयरन के आगे 3 लिख दिया, तो 3 आयरन हो गया। इधर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन 1 था, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इधर ऑक्सीजन के आगे 4 लिख दिया। लेकिन जब ऑक्सीजन के आगे 4 लिख दिया तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 दूना 8। जब ऐसा लिखा, ऐसे लिखते हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं। अब हाइड्रोजन ऐसा लिखा है, यहाँ अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो हम कहेंगे कि 2 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 4 लिखा है तो ये हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, समझ में। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन बराबर के इधर 1 हाइड्रोजन है और बराबर के इधर है 3 हाइड्रोजन, बराबर के इधर 3 हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पर 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, आपको इसके आगे ही 3 लिखना है। तो ये इधर भी बराबर के इधर भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करने की विशेषता ये है कि आप नीचे इस वर्ड के नीचे नहीं लिख सकते 3 या 2 बराबर करने के लिए, इसके आगे ही लिखना पड़ेगा।
ये मजबूरी है। तो अगर ये 3 है तो इधर 3 लिख दिया, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में इधर 4 थे, तो इस H के आगे 4 लिखने से क्या होगा, ये O4 हो गया, इधर भी O4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गए, इसीलिए इस हाइड्रोजन के आगे भी 4 लिखना पड़ा, इसलिए ये भी 8 हो गया। हम आगे और भी अभिक्रियाएं बताएंगे जो आपको संतुलित करनी है। नेक्स्ट जैसे कि आप देखिए अब, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन इधर देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 ही है, इसलिए हम हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2H2O हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, इसलिए हाइड्रोजन को भी आगे इधर भी 2 लिख देंगे, तो ये हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो क्या हुआ, ये अभिक्रियाएं संतुलित हो गई। अब नेक्स्ट अभिक्रिया संतुलित करते हैं। ये अभिक्रिया संतुलित करनी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में जिंक क्लोराइड, जिंक प्लस HCl GnCl2 प्लस H2, इसमें देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमने हाइड्रोजन के आगे 2 कर देते हैं, तो इसके आगे 2 लगाने से ये होता है कि हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, तो इधर 2 क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर 2 हाइड्रोजन हो गए और एक जिंक है, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब जिंक इधर 1 है तो ये भी 1, ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। आया समझ में। एक अभिक्रिया और देखिए, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे अभिक्रिया को संतुलित करने का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। तीसरी अभिक्रिया देखिए, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो ये 2MgO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2MgO हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, लेकिन साथ में Mg भी 2 हो गया, इसके O के पीछे यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, आपको आगे ही 2 लगाना है, ये याद रखना है। तो ये क्या हो गया, 2MgO हो गया, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 मैग्नीशियम हो गए, इधर मैग्नीशियम 1 था तो इधर भी 2 लिख दो, इधर भी 2 लिख दिया, तो 2Mg प्लस O2 2MgO, यानी इधर 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2MgO, यहाँ 2 लगाने का मतलब है मैग्नीशियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2, आगे 2 लगाने का मतलब, और नीचे लगाने का मतलब ये अकेला ही 2 है, और इसके आगे 2 लगा दिया, तो 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 1 मैग्नीशियम इधर, है समझ में। और नेक्स्ट ये जो समीकरण है ये आपको संतुलित करनी है, और आगे हम और भी जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो और भी अभिक्रियाएं संतुलित करवाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं संतुलित होती हैं, जो इस चैप्टर में हमको आगे पढ़नी है और क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव में भी आएगी। नेक्स्ट, अब कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो हमको समझना है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, जो हम एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं, जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो एक है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और फिर नेक्स्ट है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इस उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स। तो आपको याद रखना है कि इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और नेक्स्ट है उष्माशोषी अभिक्रिया, तो उष्माशोषी अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट एक एक अभिक्रिया देखते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। संयोजन, संयोजित करना, 2 दोस्त आपस में मिल जाए, ये क्या है, संयोजन हो गया ना। तो क्या है, 2 या अधिक पदार्थ अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनते हैं, यानी 2 चीजें मिलकर नई एक तीसरी चीज बन रही है, नया पदार्थ। यानी 2 या अधिक पदार्थ, यानी पदार्थ को हम अभिकारक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक भी कहते हैं। यानी 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एक एकल उत्पाद बनता है, आमतौर पर उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी ऐसी जब चीज होती है तो उष्मा निकलती है, जनरल हमेशा नहीं निकलती, लेकिन आमतौर पर संयोजन अभिक्रिया में उष्मा निकलती है और एक उत्पाद बनता है, 2 चीज मिलकर एक तीसरा उत्पाद बनता है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड और जल H2O,
दोनों मिलकर बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी दो अभिकारक है, एक अभिकारक है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है जल, तो दोनों आपस में मिलकर बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये संयोजन अभिक्रिया है। दूसरे में हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर बना है जल, तो ये क्या हो गया, ये भी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया संतुलित है। संतुलित अभी मैंने बताया था, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। इधर 2 ऑक्सीजन क्यों है अभिक्रिया के इधर, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा है, यहाँ पे आगे 2 लगने का मतलब ये है तो कि 2 H है और 2 O है ना। अब दूसरी जो अभिक्रिया थी वो है वियोजन अभिक्रिया, यानी टूटना, डिकम्पोजिशन। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा, यानी इसमें अभिक्रियाएं टूटती हैं, यानी एक यौगिक या पदार्थ टूटकर एक नया पदार्थ बनता है। एक यौगिक क्या करता है, टूटता है, दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों में टूटता है, विभाजित होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया यानी किसी भी चीज को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश, विद्युत यानी करंट, प्रकाश या एनर्जी की जरूरत पड़ती है ऐसी अभिक्रियाएं करने के लिए, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि FeSO4, तो ये चीज काई में टूट जाती है, ये टूट गई है FeO3, SO2 और SO3, गर्म करेंगे तो FeSO4 इन 3 चीजों में टूट जाता है, तो ये क्या हो रही है, वियोजन अभिक्रिया है। पहले संयोजन अभिक्रिया में H2 और O2 मिलकर जल बना रहे थे, अब जल टूट रहा है, तो जल टूट रहा है विद्युत अपघटन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं विद्युत वियोजन। इसकी वजह से जल वापस H2 और O2 में टूट जाता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। Ag और Cl मिलकर संयोजन अभिक्रिया में AgCl बनता है, लेकिन AgCl को जब धूप में रखते हैं प्रकाश में, तो वह वापस Ag और Cl में टूट जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आया है, संयोजन अभिक्रिया में दो चीज मिलकर आपस में तीसरी चीज बन रही है, कॉम्बिनेशन, यानी कि दो पदार्थ अभिकारक मिलकर एक तीसरा पदार्थ बना रहे, तो संयोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व बना रहे हैं, तो वो वियोजन अभिक्रिया है। हम आगे बताएंगे कि ये तत्व क्या है, यौगिक क्या है, और ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ चुके हैं। जो 9th की जो पहला चैप्टर है वो तत्व यौगिक के बारे में था, आपने सही से नहीं पढ़ा, लेकिन समझ लीजिए कि ये एक तरह से तत्व एक शुद्ध पदार्थ है किसी चीज का, और यौगिक 2-3 तत्वों का मिश्रण है, जिसको हम यौगिक कहते हैं। अब विस्थापन की अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया के बाद विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक से अधिक तत्व कम सक्रिय तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देते, यानी एक जो सक्रिय तत्व है वह कम सक्रिय तत्व को, है ना, जो यौगिक रहता है उससे विस्थापित कर देता है, उसको हटाकर वो उसकी जगह आ जाता है। यानी कि आप दो दोस्तों की दोस्ती है, एक तीसरा दोस्त आता है तो आपके दोस्त की जगह आपको हटा देगा और वो उससे दोस्ती कर लेगा, यानी आपका काम फिनिश हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ये है जिंक, उदाहरण देखिए जिंक, और ये है कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसको हम पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट। तो SO4 के साथ जो दोस्ती थी वो किसकी थी, कॉपर की थी। लेकिन क्या हुआ, जिंक ज्यादा सक्रिय तत्व है और ये कम सक्रिय था कॉपर सल्फेट, इसलिए जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट, ये सल्फेट SO4 जो है सल्फेट, इससे दोस्ती बना ली और कॉपर को अलग कर दिया। तो ऐसी जो अभिक्रिया है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर देखिए जस्ता कॉपर को विस्थापित कर देता है, जस्ता यानी कि जिंक, जिंक को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं जस्ता, और कॉपर, है ना। तो कॉपर ने क्या किया, जस्ता आया इस सल्फेट से दोस्ती कर ली और कॉपर को हटा दिया, कॉपर को भगा दिया, तो ये क्या है, विस्थापित कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखिए, आप Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यानी कि आयरन और कॉपर सल्फेट मिलकर FeSO4 Cu बनाया है, यानी कि आयरन ने SO4 से दोस्ती कर ली और Cu को हटा दिया, यानी कि सल्फेट के से दोस्ती कर ली Fe ने और Cu हटा दिया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम विस्थापित अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में समझ लो कि दो दोस्त होते हैं और वो जोड़े से होते हैं।
दो दोस्त होते हैं और जोड़े से होते हैं, वो कैसे देखिए, दो यौगिक के आयन आपस में स्थान बदलते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं, आपस में एक दूसरे दोस्त से दोस्ती कर लेते हैं। देखिए, तो एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद परिभाषा में आपको याद करवाता हूं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। NaCl, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो आपको सभी इनके नाम याद नहीं रखना है, सारे यौगिक को नाम याद नहीं रखना है, आपको केवल अभी प्रतीक याद रखना है। आपको धीरे धीरे सारे यौगिकों के नाम याद हो जाएंगे। NaCl, NaCl और AgNO3। अब जो Ag के पास NO3 था, तो Ag के पास Na के पास Cl था, तो Cl और Ag इन दोनों की दोस्ती हो गई। बल्कि Na और NO3 ये दूर दूर थे, तो अब इन दोनों की दोस्ती हो गई, है ना। यानी इन्होंने सब एक दूसरे की जगह ले ली, यानी दो यौगिक के आयन आपस में स्थान बदलते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं। इसको हम कहते हैं डबल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसने पड़ोसी के दोस्त से दोस्ती कर ली और इसने भी कर ली। ऐसे ही नीचे वाला रिएक्शन देख लो, NaSO4, तो Na ने Cl से दोस्ती कर ली और फिर SO ने Bs से दोस्ती कर ली, है ना। यानी दो यौगिक के आयन आपस में स्थान बदल दिए और दो नए यौगिक बना दिए। ये यौगिक थे, इन्होंने स्थान बदल के दो नए प्रोडक्ट बना दिए। इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी अभिक्रिया है। अब एक अभिक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हर साल आती है परीक्षा में और याद भी करना है। त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन होता है, क्या होता है, उपचयन होता है, और ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन, यानी दो अभिक्रियाएं हैं। एक अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन और अपचयन, और ये दोनों अभिक्रिया जब आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स, है ना। तो उपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि या ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन को हटाना, है ना। या तो हाइड्रोजन हट जाए, या ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, या इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस में चला जाए, इतना याद रखिए, इलेक्ट्रॉन माइनस में चला जाए, या ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, O जुड़ जाए, आपके पास O जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन हट जाए, हाइड्रोजन हट जाए। तो ऐसी जो अभिक्रिया है उसको हम कहें उपचयन। तो उपचयन उसको कहेंगे, यानी ऑक्सीडेशन उसको कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन हो, या हाइड्रोजन हट जाए, या इलेक्ट्रॉन की हानि हो, तो उसको हम कहेंगे उपचयन। ये महत्वपूर्ण याद रखना। और अपचयन में क्या होगा, इसका अपोजिट है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति हो जाए, ऑक्सीजन हट जाए और हाइड्रोजन का संयोग हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन साथ में है। अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आएंगे, ऑक्सीजन चला जाएगा। इसी अभिक्रिया जब कहीं पे हो तो उसको हम कहेंगे अपचयन। बल्कि उपचयन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन चले जाते हैं और ऑक्सीजन आ जाता है। अब कौन कौन आ रहा है आगे और देखते हैं विस्तार से। एग्जाम्पल से समझोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड, H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस Cu प्लस H2O, इस समीकरण को आप समझते हैं। उपचयन यानी H2 क्या होगा, H2O हो गया, यानी H2 का क्या हो गया है कि H2O हो गया, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर लिया, ऑक्सीजन आ गया। जब ऑक्सीजन आता है तो उसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन चला जाता है तो उसको कहते हैं अपचयन। अब ये कॉपर सल्फेट था, कॉपर ऑक्साइड था, CuO था, तो इसमें ऑक्सीजन चला गया तो कॉपर बच गया, तो इसको कहते हैं अपचयन। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन आता है ना, यानी संयोग करता है, ऐसा बोलना है। और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जाता है, यानी वो हटता है, कॉपर से ऑक्सीजन हटता है। जब ऑक्सीजन हटता है तो उसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन जब संयोग करता है तो हम उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। और ये अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ में जब होते हैं
तो उसको हम कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। इसको एक साथ में हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, और ये रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन, और ये वर्ड भी याद रखना है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन उपचयन, ऑक्सीजन का संयोग करना, अपचयन ऑक्सीजन का जाना। अब जब ये दोनों अभिक्रिया साथ में होती हैं तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है जो इंपॉर्टेंट हमें याद करनी है वो है एक ऊष्माक्षेपी और एक है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा ग्रहण की जाती है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा यानी ऊर्जा निकलती है। तो जो ऊर्जा निकलती है वह अभिक्रिया कौन सी है? तो वह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मीथेन CH4 को मीथेन कहते हैं। ये सारे यौगिकों के नाम जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको सारे यौगिकों के नाम भी याद हो जाएंगे। CH4 यानी मीथेन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन बराबर बराबर एरो का चिन्ह बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा मीथेन। मीथेन यानी जो मीथेन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है और साथ में ऊष्मा निकालती है। इस अभिक्रिया में बराबर के इधर ऊष्मा निकल रही है, तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल H2O प्लस CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। यानी इसमें भी क्या हो रहा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि ऊष्मा निकल रही है। श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन C6H12O6, ये किसका सूत्र है? ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये भी याद रखना है आपको। प्लस O2 बराबर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ये भी इसमें भी ऊष्मा निकल रही थी, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपको ये भी देखना है कि किसमें ऊष्माक्षेपी है और ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया इसमें क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है। देखिए NH3 बराबर N2 प्लस CH2, इसमें अमोनिया का विघटन हो रहा है। इसमें इस अभिक्रिया को विघटन कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है जिसमें टूट रहा है, कोई चीज टूट रही है, जैसे NH3 टूट गया N2 और H2, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। एक और देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी CaCO3 को तोड़ने के लिए हमको गर्म करना पड़ा, ऊष्मा की जरूरत पड़ी, CaO और Ca2 बन गया। तो ये क्या हुआ? ये भी ऊष्माशोषी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा हमको देनी पड़े, तो ऊष्माशोषी। अगर ये अभिक्रिया इसमें ऊष्मा निकल रही है, देखिए ऊष्मा प्लस में निकल रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी है। समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं संक्षारण क्या होता है, और ये भी केमिकल रिएक्शन से होता है। हमको समझना है कि संक्षारण आखिर में होता क्या है। संक्षारण को आप सिंपल में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो है जंग लगना। जंग कैसे लग जाती है? तो अलग अलग जो धातु मेटल पदार्थ कैसे सड़ जाते हैं, वो जो प्रक्रिया है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है, और उस रासायनिक प्रक्रिया से ये सब होता है। तो संक्षारण की परिभाषा क्या है? संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन, नमी, अन्य रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल लवण के साथ अभिक्रिया करके उस पदार्थ को नष्ट कर देते हैं और अपने गुण वो पदार्थ खो देता है। अब ऐसी जो प्रक्रिया है वो संक्षारण कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, आयरन लोहा। लोहा क्या करेगा? जब नमी होगी ऑक्सीजन होगी, जब बारिश में नमी हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो जंग लग जाएगी, और जंग का फार्मूला है Fe2O3.NH2O। ये जंग का फार्मूला है, और इस समीकरण के द्वारा इसको बताया गया है। जंग लगने का समीकरण है Fe आयरन प्लस O2 ऑक्सीजन NH2O जल बराबर Fe2O3NH2O। ये क्या है? लोहे के जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये संक्षारण का उदाहरण है, जिसको कोरोजन भी कहते हैं। तांबा हरा हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि संक्षारण है, उस पर जंग लग जाती है। चांदी काली पड़ जाती है, क्यों पड़ जाती है? क्योंकि उसका संक्षारण हो जाता है, यानी वो पर्यावरण में नमी और ऑक्सीजन इन सबसे क्रिया कर लेती हैं और क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, अपना गुणधर्म भूल जाती हैं। इसको हम कहते हैं संक्षारण। जब तांबे का संक्षारण होता है तो वो हरा हरा हो जाता है, चांदी काली पड़ जाती है, और ये लोहे पर जंग लगता है तो ये पीली पीली इस पे परत
जम जाती हैं। तो संक्षारण आखिर होता क्या है? संक्षारण नमी से, कीट से संक्षारण हो सकता है। संक्षारण होने के क्या प्रभाव है? तो जब हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे पूरी तरह से। अभी आपको समझना है कि चैप्टर में आखिर क्लास 10 जब हमें चैप्टर में आखिर क्या बताया गया है, जब आप चैप्टर पूरी तरह से समझोगे तो आपको पूरी तरह से सारे क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत नहीं है और आपको क्वेश्चन आंसर पूरी तरह से याद हो जाएंगे। तो संचारण के क्या प्रभाव हैं? इन संचारण होने से चीजें खराब हो जाती हैं और उनमें कुछ व्यवधान हो जाते हैं, वह अपना गुण धर्म खो देते हैं। संचालन का रोकथाम क्या है? यानी संचालन होता है यानी जंग लगने से कैसे रोका जाए? सिंपल सी बात है, यानी कि रंगाई करके उस पर हम पेंट लगा सकते हैं। यानी कि जो भी लोहे की वस्तुएं रहती हैं जैसे ट्रैक्टर है, सीडिल है, मशीनें हैं, पंखा है, तो जंग लगने से रोकने के लिए हम उस पर पेंटिंग कर देते हैं। या गैल्वेनीकरण, ये भी एक तरीका है, उस पर हम दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, तो लोहे पर जस्ते की परत यानी जिंक की परत चढ़ा देते हैं क्योंकि उस पर जंग नहीं लगे, क्योंकि जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर लोहे को बचा लेता है। मिश्र धातु बना देते हैं, अगर शुद्ध धातु पे ज्यादा जंग लगती है इसलिए मिश्र धातु लगाते हैं। जैसे कि लोहे में क्रोमियम मिला देते हैं, क्रोमियम, जब लोहा और क्रोमियम मिल जाते हैं तो बनता है स्टेनलेस स्टील, और ये स्टेनलेस स्टील होता है एक तरह से मिश्र धातु होती हैं और इस मिश्र धातु पर जंग नहीं लगती है। तो मिश्र धातु बनाकर भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। और तेल या ग्रीस लगाकर, क्योंकि इससे नमी नहीं रहती है, ऑक्सीजन से क्रिया कम होगी, इसलिए हमें तेल और ग्रीस लगाकर भी संक्षारण से बचा सकते हैं। और विद्युत रासायनिक विधि है जिससे हम आगे ये भी इस पार्ट में पढ़ाएंगे कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे संक्षारण से बचा सकते हैं। तो संक्षारण से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? तो रंगाई की जाए, गैल्वेनीकरण किया जाए, मिश्र धातु बनाकर तेल या ग्रीस लगाना, विद्युत रासायनिक विधि, ये सारी विधियां के संक्षारण से बचा सकते हैं। और लास्ट जो टॉपिक है चैप्टर का वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? हम देखते हैं कि हम एक पॉपकॉर्न का पैकेट लाते हैं दुकान से, वो घर पे पड़ा रहता है, इसमें नमी आ जाती है और खराब हो जाता है। हम कई देर से घर पे सेव पड़ी रहती हैं, वो बदबू मारने लग जाती है और खराब हो जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दुकान में कई सारे पैकेट रहते हैं और उसमें हवा भरी रहती है और वो खराब नहीं होते हैं। तो ये जो खराब हो जाते हैं और वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं पदार्थ, तो वो जो होता, जो भी चीजें होती हैं पर्यावरण से, वो एक तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होती हैं और ऐसी चीज को हम कहते हैं विकृत गंधिता। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों में मौजूद वसा और तेल ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस के कारण खराब हो जाते हैं। यानी उस जो भी पदार्थ हम बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ वसा रहेगी, फैट्स, तेल रहेगा, वो ऑक्सीकरण कर लेगा या फिर हाइड्रोलिसिस कर लेगा जिसके कारण वो खराब हो जाएगा, जिससे उसमें गंध आएगी, अप्रिय गंध आएगी, हमको पसंद नहीं आएगी, उसका स्वाद भी खराब हो जाएगा, जिससे चीजें खराब हो जाएगी। तो ये किस वजह से हो रही है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता नष्ट कर देगी, फिर वो खाद्य पदार्थ अच्छे नहीं रहते, खाने के लिए अच्छे नहीं रहते। ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को हम देखते हैं कि जो पैकेट रहते हैं, जो पैकेट जो पॉपकॉर्न या मुरमुरे से मुरमुरा के भरे रहते हैं, तो उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। जो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है उससे क्या होता है कि वो खराब नहीं होती है, चीजें ठंडे स्थान पर रखा जाता है। बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, उसको हम फ्रिज में रखते हैं, कूलर में जो रहते हैं मशीनें उसमें रखी जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं उसमें ताकि वो चीजें लंबे समय तक चले और खराब नहीं हो। तो ये सारी चीजें हैं जो चीजें खराब होने यानी विकृत गंधिता से बचाते हैं। नाइट्रोजन गैस का भर रह जाना, ठंडे स्थान पर रखना, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, ये जो उदाहरण है ये सब रोकथाम है विकृत गंधिता के। तो धन्यवाद। और आगे के जो चैप्टर हैं उसमें हम क्लास 10th के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो अलग अलग प्रकार के परीक्षा में आते हैं वो सारे करवाएंगे। धन्यवाद। एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय मास्टर को सब्सक्राइब करें और